यूनिक ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। 10+2 का इतिहास और उसका फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं या इसी को कहते हैं संधव सभ्यता। आज इसी की हम लोग चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इसी का नाम है संधव सभ्यता। तो इतिहास का चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे, पहला चैप्टर की बात करेंगे। तो जैसे कि पता ही होगा आप लोग को कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो आज से लगभग 5000 साल पहले भारत में विकसित हुआ था। अभी भले वो पाकिस्तान में, लेकिन वो पहले भारत का ही हिस्सा था और उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या फिर संधव सभ्यता, किसी भी नाम से इसको जाना जा सकता है। या तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाएगा, या फिर संधव सभ्यता के नाम से जाना जाएगा, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाएगा। तो नामकरण को हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या। तो सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या नाम पड़ा? सिंधु घाटी की सभ्यता। किस लिए नाम पड़ा? क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। तो सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरा बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले स्थान को खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थान हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम शाही ने की थी, ठीक है। और ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। तीसरा नाम इसका आ जाता है संधव सभ्यता। क्या आ जाता है? संधव सभ्यता। तो संधव सभ्यता, वहां के जो निवासी थे वो संधवी कहलाए, इसलिए उस सभ्यता को संधव सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण इस सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या कहा गया? सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। अगला हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थान हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जिस स्थान की खोज हुई जिसका नाम था हड़प्पा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा था संधव। सिंधुवासी को क्या कहा जाता था? संधव। सिंधुवासी को कहा जाता था संधव, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को संधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग, टॉपिक आता है पुरातत्व। किसकी बात करेंगे? पुरातत्व की बात करेंगे। पुरा मतलब पुराना, तत्व मतलब कोई वस्तु, पुरानी वस्तु। तो पुरातत्व का डिफिनेशन होता है कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से जमीन के अंदर छिपी हुई वस्तुओं को निकालकर अतीत के लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, वही पुरातत्व कहलाता है, ठीक है। मानिए आज से 5000 साल पहले या 10,000 साल पहले क्या या जैसे हड़प्पा सभ्यता की ही बात कर लें, तो आज से 5000 साल पहले वो एक नगरीय सभ्यता थी, उसका पतन हो गया। जब बाद में उसकी खुदाई हुई तो पता चला कि उस समय के लोग, उस समय का सामाजिक जीवन, उस समय का आर्थिक जीवन, उस समय का नगर नियोजन प्रणाली, ये सारी चीज़ों का पता जो है ऐसे ही चला। तो बात करेंगे कि पुरातत्व क्या है। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं को निकालकर अतीत के लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, यही है क्या है? पुरातत्व। पुरातत्व क्या है? तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं को निकालकर अतीत के लोगों के विषय में क्या प्राप्त करते हैं? जानकारियां। अतीत मतलब बीते हुए, अतीत का मतलब होता है बीता हुआ, तो बीते हुए लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त किसके अंतर्गत किया जाता है? पुरातत्व के अंतर्गत। अगर पुरातत्व की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में हम लोग भवन पुरातत्व के अंतर्गत आएगा। उसके बाद जो मतलब जमीन के अंदर छिपी हुई जो भी वस्तुएं जिसको हम लोग खुदाई करके निकालते हैं, सारी वस्तुएं पुरातत्व के। अभी ले
ये सब पुरातत्व के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग कार्बन 14 विधि क्या होता है। कार्बन 14 विधि क्या होता है, या C14 कार्बन 14 C14 या कार्बन 14 विधि क्या है। इसका डिफिनेशन होता है कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। जिस पुरातत्व को हम लोग जमीन के अंदर से खोद के निकालते हैं तो वो कितनी पुरानी है इसका पता हम लोग कार्बन 14 विधि के माध्यम से ही करते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है। इसका पता कैसे होता है, कार्बन 14 विधि। डिफिनेशन क्या है, तिथि निर्धारण की जो वैज्ञानिक विधि होती है उसी को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। याद रखें, कोई भी पुरातत्व की वस्तुएं जिसको खोद के निकाला गया वो कितनी पुरानी है उसका पता कैसे चलेगा, कार्बन 14 विधि से ही चलेगा। कार्बन 14 विधि के खोजकर्ता वो अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री से, इसका नाम था वीएफ लिवी। उन्होंने 1946 में कार्बन 14 विधि की खोज की थी। किसने की, तो अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री वीएफ लिवी ने। किसने, वीएफ लिवी ने। अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री जिसका नाम था वीएफ लिवी, उन्होंने 1946 में किसकी खोज की, तो कार्बन 14 विधि की खोज की। किसने, अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री जिसका नाम था वीएफ लिवी। उन्होंने 1946 में किसको खोजा, तो कार्बन 14 विधि को खोजा। ठीक है, आगे 15 जनवरी 1784 एक डेट है। 15 जनवरी 1784 को एक सोसाइटी की स्थापना किया गया था, इसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। तो याद रहेगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को, 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स। ठीक है, अब पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन बने थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन बने, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। इसी को ए कनिंघम भी कहते हैं, शॉर्ट में नाम है ए कनिंघम, जिसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। 1902 में जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने। मतलब पहली बार जब पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी उसके बाद जो बने थे वो कनिंघम बने थे। पुरातत्व के डायरेक्टर कौन बने थे, कनिंघम बने थे। और उसके बाद जो है ना 1902 में जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के क्या बने, डायरेक्टर बने। 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी, किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम शाही ने। हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम शाही के द्वारा किया गया, जो रावी नदी के किनारे और वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में ही स्थित है। चलिए 1922 में अगले ही साल मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। किसने किया, राखालदास बनर्जी। किसने किया, राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, और वर्तमान में ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा नगर, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज राखालदास बनर्जी ने किया था 1922 में, और उसकी वर्तमान स्थिति अभी पाकिस्तान में ही स्थित है। 1924 में जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के सामने एक नवीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। पहली बार तो बताया 1924 में, पहली बार 1924 में किसने बताया, तो सर जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने बताया कि भारत में एक सभ्यता मिली है जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या नाम है, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के किले का पता लगाया। हड़प्पा के किले, किला का मतलब होता है ढेर, किला का मतलब होता है ढेर या फिर ठूहा। किला का मतलब क्या होता है, ढेर या ठूहा। तो 1826 में 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने, किसने, चार्ल्स मैसन ने हड़प्पे के टीले का पता लगाया था। चार्ल्स मैसन ने किसका पता लगाया था, हड़प्पे के टीले का पता किसने लगाया था, चार्ल्स मैसन। कब लगाया था, तो 1826 में। देखिए 1856 की अगर हम बात करें तो 1856 ईस्वी में क्या हुआ था कि लाहौर में रेल लाइन बिछाई जा रही थी। 1856
ईस्वी में लाहौर में एक रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा था और वहाँ एक दो भाई थे जिसका एक का नाम था जॉन ब्रंटन और ये विलियम ब्रंटन। तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को कुछ पुरातत्व वस्तुएं मिली थी, मतलब हड़प्पा, यहाँ जब रेल लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था ना, तो जब खुदाई हुई थी तो वहाँ से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई थी। उस समय पुरातत्व की वस्तुएं या कुछ साक्ष्य मिला था, ठीक है। तो 1856 में लाहौर में रेल लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। अब बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार। इसकी बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। कैसा विस्तार है? त्रिभुजाकार, मतलब त्रिभुज के आकार का। मतलब अगर हम बात कर लें तो उत्तर में मांडा से लेकर के पूरब में आलमगीरपुर, उत्तर में मांडा, पूरब में आलमगीरपुर से लेकर वो जो दक्षिण में है वो दैमाबाद और पश्चिम में जो है वो सुतकांगे का मकनान तट। तो इस तरह से वो हड़प्पा सभ्यता का क्या है, वो आकृति है, वो त्रिभुज के आकार का है, त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? त्रिभुज के आकार का, मतलब त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसा है? त्रिभुज के आकार का। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम की बात करें तो 1600 किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता में पूरब से पश्चिम, मतलब पूरब में आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में बात करें सुतकांगे डोर तक, पूरब में आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में सुतकांगे डोर तक का विस्तार जो है वो 1600 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1600। वहीं दूसरी ओर उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक की बात करें तो विस्तार है 1100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1100 किलोमीटर। मतलब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का विस्तार जान लिए। अब हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो है वो 12,99,600 किलोमीटर है। कितना है? 12,99,600 किलोमीटर। हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 किलोमीटर। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात कर लिए। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी? त्रिभुज के आकार की थी। हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति थी कैसी थी? त्रिभुज के आकार की थी। तो इसका पूरब से पश्चिम की बात करें तो पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तो आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में, पश्चिम की बात करें तो सुतकांगे डोर, ठीक है, सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर। तो सुतकांगे डोर तक की जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। वहीं दूसरी ओर जो है, दूसरी ओर उत्तर से दक्षिण, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद तक की जो लंबाई है वो 1100 किलोमीटर है, ठीक है। तो बात हम लोग करेंगे आगे, मैप से ही समझेंगे इसको। हड़प्पा सभ्यता की सीमा की बात करें तो मैप से हम लोग समझेंगे हड़प्पा सभ्यता की सीमा की। तो उत्तर की बात करें, उत्तर में मांडा या कहीं कहीं सरायकोला, गुमला घाटी या डाबरकोट। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा। दक्षिण में बात करें तो दायमाबाद या फिर मालवन, नर्मदा नदी घाटी, ये है। पूरब में बात करें तो आलमगीरपुर और पश्चिम में बात करें तो सुतकांगे डोर। तो पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर हो गया। उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1100 किलोमीटर। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 12,99,600 किलोमीटर, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। यहाँ अगला मैप में भी होगा, दिया हुआ नहीं, ठीक है। चलते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की काल की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण की बात करें तो अलग अलग विद्वानों का क्या है? अलग अलग मत है। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे हम लोग यहाँ समझेंगे कि सबसे पहले सर जॉन मार्शल की बात करें कि उन्होंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है भारत में वो 3250 से लेकर के 2750 ईस्वी पूर्व के बीच है। मतलब 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व के बीच है।
उसके बाद नेक्स्ट मैके ने कहा कि 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वो 2800 ईस्वी पूर्व से लेकर कब तक, 2500 ईस्वी पूर्व तक का मानते हैं। उसके बाद तीसरा माधव स्वरूप वत्स आते हैं, उन्होंने कहा कि 2700 से 2500 ईस्वी पूर्व तक के बीच ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। उसके बाद राधा मुकुंद मुखर्जी ने कहा कि 3200 से 2750 हड़प्पा सभ्यता का जो काल होगा वो 3200 से 2750 ईस्वी पूर्व के बीच है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो है व्हीलर आते हैं और व्हीलर का कथन है कि 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है भारत में। वहीं वीएस स्मिथ का कहना है कि 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच ही हड़प्पा का काल है। और कार्बन 14 विधि, रेडियो कार्बन 14 विधि की बात करें तो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व हड़प्पा का काल, क्योंकि हम लोग पुरातत्व का अध्ययन या किसी भी चीज का काल निर्धारण जो होता है वो कार्बन 14 विधि से ही करते हैं। और कार्बन 14 विधि के अनुसार जो है हड़प्पा का जो काल निर्धारण किया गया वो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच किया गया। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आना चाहिए समझ में, नहीं आएगा तब कब आएगा, है ना? अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं ना किन किन स्थानों से कौन कौन सी ये प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं, जैसे मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। या फिर हड़प्पा की बात करेंगे, फिर चनुदरों की बात करेंगे, लोथल की बात करेंगे, कालीबंगा की बात करेंगे और बनावली की बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण स्थान है उसी की हम लोग बात करेंगे, ज्यादा स्थान की बात नहीं करेंगे। जो महत्वपूर्ण है उसी की ना बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कहाँ का, मोहनजोदारो की बात करते हैं, क्योंकि मोहनजोदारो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा, मोहनजोदड़ो। देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो ही ना। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध भाषा का एक शब्द है, ये सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। टीला का मतलब ढेर या थूहा, टीला का मतलब ढेर या थूहा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है, मृतकों का टीला। क्या अर्थ होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, याद रखना, मृतकों का टीला। इसे सिंध का बाग भी कहा जाता था, क्योंकि मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बहुत उपजाऊ थी ना। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि क्या थी, बहुत उपजाऊ थी, इसलिए मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा गया। क्या कहा गया, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा गया। तो अब बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो वहां से कौन कौन सी चीजें मिली ना। मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो वहां से कौन कौन सी चीजें मिली है, तो एक झलक यहाँ पर देख लिया जाए ना। तो अब मोहनजोदड़ो की खुदाई से क्या क्या मिला है, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या मिल सकता है। इधर मिला है, मिल नहीं सकता, अब क्या मिलेगा यहाँ। तो सबसे पहला है 1398 मुहर मिले यहाँ से, 1398 मुहर दिख रहा है ना, 1398 मुहर। उसके बाद पुजारी का सिर, पुजारी का सिर, पुजारी का सिर मिला है। उसके बाद मोम के सांचे, किसका सांचा, मोम का बना हुआ सांचा। उसके बाद कांस की नर्तकी, कथी का नर्तकी, कांस की नर्तकी का मतलब डांसर, कथी का, कांसा का बना हुआ डांसर, मतलब मूर्ति एक तरह से। सभागार, क्या मिला, सभागार। सीप का पैमाना, क्या, कौन सा पैमाना, सीप का पैमाना। सूती कपड़ों के अवशेष, सूती कपड़ों के अवशेष कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। पानी का जहाज, जैसे बच्चा लोग ने कागज वाला जहाज बनाता है ना, पानी वाला जहाज, उसको पानी में बचपन में सब बनाया होगा, जहाज बनाया ना, और उसको पानी में तैराता होगा ना, वर्षा और होती है तो पानी में ऐसे रख के तैरा देता है। हाथी का कपाल, कथी का कपाल, हाथी का। शिलाजीत और गाड़ी का पहिया ना, शिलाजीत और गाड़ी का पहिया।
मेसोपोटामिया की मोहर, मेसोपोटामिया की मोहर, मतलब इससे ये भी पता चलता था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार था वो मेसोपोटामिया तक था, क्योंकि मेसोपोटामिया की मोहरें भी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। उसके बाद है दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, हाथी दांत की तराजू और पशुपति के चित्र वाली मुद्रा, मतलब एक ऐसा सिक्का मिला है जिस पर पशुपति का चित्र बना हुआ है, तो पशुपति के चित्र वाली मुद्रा के अवशेष। तो ये सारी चीजें कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या था? मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है, मृतकों का टीला कहा गया। मोहनजोदड़ो क्या कहा गया? मृतकों का टीला कहा गया है ना। किस भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो? तो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ढेर या थूहा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करेंगे हड़प्पा। तो हड़प्पा की खुदाई से क्या क्या मिली है? हड़प्पा में जब खुदाई हुआ तो वहां की खुदाई से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई है, उसकी बात तो हम लोग कर ही सकते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? आवाज जा रही है ठीक ठाक कि नहीं जा रही? जा रही है ना? ठीक है। तो स्त्रियों की लघु मृत मूर्तियां, मतलब स्त्रियों की लघु मूर्तियां मतलब छोटी मूर्तियां। स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। स्त्रियों की ऐसी मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से क्या निकल रहा है? पौधा। पत्थर के शिश्न और योनि मिले हैं। ठोस पहिए वाली गाड़ी मिले, ठोस पहिए वाली गाड़ी मिले हैं। प्रसाधन मंजूषा, उसके बाद RX-37 कब्रिस्तान मिला है। लकड़ी का हल मिला है। लेख युक्त बर्तन मिला है। मुखौटा मिला है। शंख का बैल मिला है। तांबे की मुहर, जौ और गेहूं के भूसी के प्रमाण मिले हैं। मटर और तिल के खेती के भी प्रमाण मिले हैं, और खरगोश के चित्र वाली मुद्रा भी मिले हैं। तो ये कहां से मिला है? ये सब हड़प्पा से मिला है। कहां से मिला है? हड़प्पा से। याद रखने की है कि पशुपति के चित्र वाली जो मुद्रा है वो मोहनजोदारो से मिला, और हड़प्पा से क्या मिला? खरगोश के चित्र वाली मुद्रा ना। खरगोश के चित्र वाली मुद्रा कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे चनूदरों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चनूदरों की बात करेंगे। तो मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना कहां से मिला है? चनूदरों से। अलंकृत हाथी कहां से? चनूदरों से। श्वान कहां से? चनूदरों से। पीतल का बत्तख कहां से मिला है? चनूदरों से मिला है। लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से मिले हैं? चनूदरों से मिले हैं। तराजू कहां से? चनूदरों से। और बैलगाड़ी के अवशेष कहां से मिले हैं? चनूदरों से मिले हैं। ये सारे चनूदरों से मिले, मतलब मनके बनाने का कारखाना, अलंकृत हाथी, श्वान, पीतल का बत्तख, लिपस्टिक, तराजू और बैलगाड़ी कहां से मिले हैं? ये सारे चनूदरों से मिले हैं। नेक्स्ट, अब लोथल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? लोथल, जिसको बंदरगाह, यहाँ एक बंदरगाह भी था। यहाँ क्या था? बंदरगाह। क्योंकि जो प्राचीन काल की हम लोग बात करते हैं ना, तो प्राचीन काल में जो परिवहन का साधन था वो था जलमार्ग। वो था जलमार्ग। परिवहन के रूप में लोग अधिकतर जलमार्गों का ही प्रयोग करते थे। तो लोथल एक बंदरगाह के रूप में था। लोथल क्या था? एक बंदरगाह के रूप में था। तो लोथल से क्या मिला? फारस की मोहरें मिली। कहाँ की मोहरें? फारस की मोहरें मिली। ठीक है। धान और बाजरे की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। धान और बाजरे की खेती के प्रमाण कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। आटा पीसने वाली चक्की का प्रमाण कहां से मिला है? लोथल से। आटा पीसने वाली चक्की का प्रमाण भी कहां से? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना भी कहां से? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना कहां से? लोथल से। मनके बनाने का कारखाना भी कहां से? लोथल से। कुत्ते की मूर्ति भी कहां से? लोथल से। बकरी की हड्डियां भी कहां से? लोथल से। 3 युगल समाधान भी कहां से? लोथल से। और गोदी, तो ये तो बंदरगाह ही है। गोदी का मतलब होता है बंदरगाह, और ये लोथल क्या था? बंदरगाह के रूप में था। लोथल क्या था? एक बंदरगाह के रूप में था। साथ साथ इसको लिखना भी है। ठीक है, साथ साथ क्या करना है इसको?
लिखते भी रहना है। ऐसा नहीं कि बस ये देख लिए इससे याद हो गया, इसको लिख करके एक नोट्स के रूप में बना लेना है। ये एक समरी के तौर पर है, ठीक है, डिटेल सभी बाकी है। अगला बात करें कालीबंगन, राजस्थान। कालीबंगन कहाँ? राजस्थान। कालीबंगन कहाँ? राजस्थान। यहाँ से मिला अग्निकुंड। क्या मिला? अग्निकुंड। कालीबंगन से क्या मिला? अग्निकुंड मिला। बेलनाकार मोहरे मिली, बेलनाकार मोहरे मिली। अलंकृत फर्श मिला। तांबे के बैल की मूर्ति। किसकी मूर्ति? तांबे के बैल की मूर्ति। लकड़ी का लकड़ी का नाली, नक्काशीदार ईंटें और मस्तिष्क शोध की बीमारी वाला कपाट कहाँ से मिले? कालीबंगन से। हल से जुते हुए खेत का प्रमाण, याद रखना है कि हल से जुते हुए खेत का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगन से। उस समय भी भूकंप आता था ना, अभी के समय, अभी के जैसा उस समय भी क्या आता था? भूकंप। तो ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले। कहाँ से मिले हैं? कहाँ से? कहाँ से? तो कोई बताओ कहाँ से मिले हैं? यहाँ लिखा हुआ है ना कालीबंगन। चलिए, अब है बनावली। क्या है? बनावली कहाँ है? तो हरियाणा में। बनावली कहाँ? बनावली से मिला है चक्राकार अंगूठी। क्या मिला है? चक्र के आकार की अंगूठी। चक्र के आकार की अंगूठी। नाक कान की बाली, नाक कान की बाली। मछली पकड़ने का कांटा और मिट्टी के बने खिलौने। ये सब कहाँ से मिला? ये सब कहाँ से मिला? कालीबंगन से मिला। कहाँ से मिला? कालीबंगन से। चक्राकार अंगूठियां, सॉरी बनावली से मिला। कहाँ से मिला? बनावली से। मतलब चक्राकार अंगूठियां, नाक कान की बालियां, मछली पकड़ने का कांटा और मिट्टी के बने खिलौने कहाँ से मिले? बनावली से मिले। कहाँ से मिले? बनावली से। कभी कभी हो जाता है ना, पढ़ा रहे हैं हड़प्पा, साथ में पढ़ा रहे हैं बनावली, तो हो ही जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा रोको, रोको।